नमस्कार, राजपथ टीवी पर आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल जी। कांग्रेस में जितनी हलचल इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, उन सब बातों पर इनसे टिप्पणी लेंगे, बातचीत करेंगे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो इस समय यही गूंज रहा है कि लखीमपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर के कांग्रेस किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है और क्या सोच रही है। देखिए, कांग्रेस जो किसान है, ये मोदी सरकार जिसको मैं संवेदनहीन सरकार कहता हूँ, उसने 3 फार्म बिल पास किए थे पिछले साल। राज्यसभा से वो बिल पास हुए। दुखद बात ये थी, जब वो बिल आए थे उससे पहले इन्होंने किसी से संवाद नहीं किया। इनको कम से कम किसानों से संवाद करना चाहिए था। फिर जब राज्यसभा में बिल पास हुए, कांग्रेस और अदर ऑपोजिशन पार्टी ने कहा वोट का डिवीजन करो। इन्होंने डिवीजन तक नहीं किया। तो जो बिल पास हुए वो अलोकतांत्रिक तरीके से बिल पास हुए। फिर किसानों ने समझाया मोदी सरकार को, भैया ये हमारी दिक्कतें हैं, इनको सॉल्व करो। मोदी सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। इसलिए किसानों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया। मैं आपको भूमिका बताना ये बहुत ज़रूरी है। 10 महीने से एजिटेशन चल रहा है। सरकार बिल्कुल ध्यान किसानों की बात में नहीं दे रही। देखिए, उसकी वजह है बहुत बड़ी। इस बिल से जो मोदी जी के उद्योगपति दोस्त हैं उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और जो हमारा छोटा किसान है वो अपनी ज़मीन पे धीरे धीरे बंधुआ मजदूर बन जाएगा। सरकार बात करती है एमएसपी की, तो भाई एमएसपी जब सरकार कहती है, अभी नड्डा जी का मैं इंटरव्यू कल देख रहा था, आज तक का जो कॉन्क्लेव था, कि एमएसपी था, रहे, आज भी है और जारी रहेगा, तो भाई गारंटी दे दो। कहीं ना कहीं सबको संशय है ना कि एमएसपी आप हटाएंगे तो गारंटी क्यों नहीं देते। मंडियों को आप और सुदृढ़ करते, आपने तो ख़त्म ही कर दी, तो उससे किसका नुकसान है? इनका नुकसान होने वाला है किसानों को, और किसानों को पता है उनका नुकसान होने वाला है। इसी कड़ी में आप देखें, जो मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं, तो इनके जो एमएलएज हैं, इनके जो एमपीज़ हैं, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, या इनके जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उन सब ने भी एंटी किसान लाइन ले रखी है। इसीलिए उन्होंने, जो अजय मिश्रा जी कौन है, केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट, कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, उनके बेटे ने और बीजेपी के काफिले ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी। ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत ही खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते आप उसकी हत्या कर सकते हैं। हत्या कर दी उसकी, और उसके बाद सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, आज तक पकड़ा नहीं उनको। उस पे तो कोर्ट ने भी ये बात कही है कि भाई चस्पा करके वहाँ पर केवल नोटिस दे करके प्लीज़ आइए करके तो बुलाया नहीं जा सकता किसी अपराधी को, या किसी पर आरोप लगा है तो ये सवाल तो वहाँ भी उठ रहा है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है ना, कि एमएसपी पे कानून की जो बात किसान कर रहे हैं, और अगर उसका सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, तो ये तो पहले भी किया जा सकता था। तो हम तो कर रहे हैं, हम तो 1 साल से कर रहे हैं, जब से किसानों ने ये मुद्दे उठाए हैं। नहीं, एमएसपी पे कानून बनाने की जहाँ तक की देखिए, पहले ज़रूरत नहीं थी, आपको समझना पड़ेगा, परिप्रेक्ष्य लोगों को पता नहीं है। एमएसपी पे कानून बनाने की पहले ज़रूरत नहीं थी। जब आप मंडी सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं तब ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, क्योंकि मंडी सिस्टम के थ्रू आपको पता रहता था एक एक ट्रांजैक्शन किस पैसे पे हो रहा है, और एमएसपी उसमें थी। जब आपका मंडी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट खरीद सकता है, तो आप प्राइस को कैसे करोगे मॉनिटर? तो अब एमएसपी की गारंटी की ज़रूरत आ गई ना, पहले ज़रूरत नहीं थी। आप दोनों में फ़र्क समझिए। जब आप एक ढांचा चेंज करते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जिनकी पहले आवश्यकता नहीं थी, आज उसकी आवश्यकता है। अच्छा, बात मैं सोशल मीडिया की थोड़ी कर लेता हूँ। 2 महत्वपूर्ण बिंदु उठ रहे हैं इसमें रह गई थी। तो जब प्रियंका गांधी जी वहाँ गई यूपी में, तो मोदी सरकार इतने घबरा क्यों गई? राहुल जी गए, इतने घबरा क्यों गए? ये सोचने की ज़रूरत है। घबरा इसलिए गए क्योंकि जो मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक तरीके हैं, देश को आज पसंद नहीं आ रहे, और मोदी सरकार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा गुस्सा लोगों में पनप रहा है। उस गुस्से को दबाने के लिए इनको ये लगा कि हम प्रियंका जी को बंद कर देंगे तो देश सारा चुप हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं और ये मुद्दा दब जाएगा। उनको ये उम्मीद नहीं थी अगर प्रियंका गांधी जी को ये बंद करेंगे, इससे मुद्दा और प्रज्वलित होगा। और राहुल गांधी जी जब गए तो इनके पास चारा नहीं रहा, इनको छोड़ना पड़ा प्रियंका गांधी जी को मजबूरी में, क्योंकि इनको अब ये लगने लगा था कि हमारी बदनामी हो रही है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई आप 2022 में इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश में, इसको देखते हुए प्रियंका और राहुल ने जोर लगाया हुआ है लखीमपुर की घटना पे। लेकिन इसी समय में एक घटना कश्मीर में घट रही है, श्रीनगर में, जिसमें 5 दिन के भीतर 7 लोग मारे जाते हैं, जिसमें टीचर भी हैं, सिख भी हैं। मतलब सिख उनकी उसके बेसिकली बात उसकी ये है कि आईडी कार्ड देख करके उन्हें मारा गया है। नहीं, सवाल यही है कि वहाँ के लिए कांग्रेस क्यों नहीं है? किसने कहा आपको नहीं है? जो वहाँ आतंकवाद पनप रहा है, आतंकवाद के विरोध तो कांग्रेस हमेशा से रही है।
और कौन सी पार्टी रही है? हम ही तो रहे हैं। बीजेपी तो सिर्फ बोलती है, करती क्या है? इन्होंने पिछले 7 साल में क्या कश्मीर की सिचुएशन सुधार दी? वहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हैं, अगर आप 2013-14 में देखें जब यूपीए की सरकार थी, आज की देखें तो बड़ी हैं। आज ये कहते हैं हमने सब कुछ वहाँ कश्मीर को ठीक कर दिया। भाई कश्मीर को ठीक कर दिया तो सब कुछ खोल दो वहाँ पे। देखिए पृष्ठभूमि की बात, पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। जहाँ तक आप बात करिए, भाई टेररिज्म का तो सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस ने किया है। सबसे ज़्यादा हमारे लीडर तो टेररिज्म में मरे हैं या बीजेपी के मरे हैं? नहीं, मुद्दा ये है ना कि भाई आप कश्मीरी हैं भी, खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताए भी हैं भी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। भाई नेहरू तो कश्मीरी ब्राह्मण ही कहलाते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पर जा सकते थे तो प्रियंका और राहुल वहाँ क्यों नहीं गए? देखिए बड़ी अजीब सा सवाल है ये। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे जो सरकार है वो इन्वॉल्व है। ये जो हत्याएं हो रही हैं सरकार के कहने पे हो रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप। नहीं, अरे बीजेपी के एमपी का वही तो है, होम मिनिस्टर के लड़के हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। और कौन थे? बीजेपी की सरकार है, किसी और चीज की सरकार है? बीजेपी की सरकारी है और बीजेपी के मिनिस्टर्स को ये और उनके बच्चों को ये बचा रहे हैं। तो जिससे आपको उम्मीद है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हत्याएं हुई हैं उसमें बीजेपी का? आपको नहीं पता जो अजय मिश्रा जी के बेटे का नाम नहीं है उसके? नहीं, मैं लखीमपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, लखीमपुर की बात कर रहा हूँ। मैं कश्मीर की बात कर रहा लखीमपुर की बात करो। आप पता नहीं इसको कहाँ ले गए। मैं तो हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। नहीं, आप फिर समझ नहीं ना, आप परिप्रेक्ष्य नहीं समझे। यहाँ पे किसान, यहाँ पे सरकार इन्वॉल्व है। यूपी में वहाँ पे सरकार इन्वॉल्व है। वहां पर भी जो टेररिज्म है, जो भी हत्याएं हुई, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। वहां पे रूल किसका है? बीजेपी का है। केंद्र शासित प्रदेश है ना, मोदी जी की जिम्मेदारी है। वहां पे अगर हत्या हो रही है, मोदी जी की जिम्मेदारी। मोदी जी, बात है आंसू पोंछने की, तो बिल्कुल हमने आंसू पोछे को नहीं। तो उधर भी तो जरूरत आपको पता है रजनी पाटिल जी को सोनिया गांधी जी ने वहां भेजा है, जो हमारी वहां एआईसीसी इंचार्ज है। शायद आपको नहीं पता इस बारे में, पता है ना? तो किसने भेजा? उन्होंने लिखा है, सोनिया गांधी जी ने उनको वहां भेजा है, उन परिवारों से मिलने भेजा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा बात। दूसरी जो बार बार देखिए हम क्या इक्वेट करते हैं, हम कभी कभी समझते नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल है, वो गलत काम करता है, तो क्रिमिनल से आपको उम्मीद और क्या है? क्रिमिनल से तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, उससे तो उम्मीद ही है वो गलत काम करेगा ही। लेकिन जब सरकारें गलत काम करती हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। समझने की दोनों चीज़ों में ज़रूरत है। आज बीजेपी कश्मीर में इतने झाड़ियों आंसू बना रही है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर कश्मीर में किसी की हत्या होते है, बीजेपी का कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके अंदर। जब कांग्रेस के समय में लोग वहां मरते थे, बीजेपी क्या कहती थी? कांग्रेस की जिम्मेदारी है। तो आज मोदी जी की जिम्मेदारी कैसे नहीं है? मुझे बताइए, इस तर्क का जवाब दीजिए। बिल्कुल है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। हर चीज, बात ये है हर चीज तो एक काम कीजिए ना, पूरे हिंदू हमें सरकार दे दीजिए। जब आज भी पत्रकारों का काम है विपक्ष से सवाल पूछना, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। नहीं, सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी, कौन पूछा? आपकी जिम्मेदारी पे सवाल। ये सवाल वही हुआ कि देश में कहीं भी होगा, प्रधानमंत्री से कोई नहीं पूछेगा कि लखीमपुर के जो वहां परिवार मरे हैं, कुछ आप एक शब्द क्यों नहीं बोले? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा। इसने कोई नहीं पूछ रहा, कोई टीवी चैनल नहीं पूछ रहा प्रधानमंत्री से, माफ करना, कोई नहीं पूछ रहा। एक शब्द भी नहीं बोल सकते प्रधानमंत्री। आज भी सारे सवाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से पूछे जाते हैं ना। कभी इस बात को नहीं, इस बात को आप वहां अलग से रहने दीजिए कि कौन क्या पूछता है, कौन नहीं पूछता है। मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में प्रधानमंत्री चलेंगे तो मैं जरूर पूछ लूंगा। उससे एक एजेंडा पता चलता है कि आजकल हिंदुस्तान में जो प्रेस है उसका भी एजेंडा क्या है। उसका फिलहाल हमारा कोई एजेंडा नहीं। आपकी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं एक जनरल चीज कह रहा हूँ। आप एजेंडा दिखे ना, सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। ये अजीब सा लोकतंत्र है हिंदुस्तान में और यहाँ की प्रेस में, जहाँ सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। देश में अगर कोई चीज़ खराब हो रही है, वो विपक्ष से पूछा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 2022 को देखते हुए, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं इस बात के लिए लेकर के कि 2022 में प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर चेहरा निकाला जा सकता है उत्तर प्रदेश का। क्या इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ना मेरे इसकी कोई इनसाइड नॉलेज है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बता सकूं। ये तो पार्टी का निर्णय होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लड़ाई कितनी कारगर होगी जो इस समय चल रही है 2022? देखिए, प्रियंका गांधी जी जब से आई हो ना, सबसे पहले जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ज़मीन पे ग्रास रूट पे काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन चरमरा गई थी, उसको बिल्ड करने का काम किया, उसको सुदृढ़ करने का काम किया। उसके नतीजे आपको धीरे धीरे अब नज़र आएंगे। और प्रियंका गांधी जी एक बहुत अच्छा फेस है, प्लस पब्लिक में उनकी बड़ी अच्छी अपील है और जो वो बात करते हैं लोगों को समझ में आता है। राहुल गांधी जी जो कांग्रेस का बड़ा अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, युवाओं की पसंद है और मुझे लगता है यूपी में इस बारी कांग्रेस बहुत अच्छा करे। खोया हुआ गढ़, सुल्तानपुर और अमेठी, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी अभी देख रहे हैं, मैं इसको पूरे यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखूंगा। बाकी यूपी नहीं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ, जैसे बाकी यूपी में ऑर्गेनाइजेशन सुदृढ़ होगी तो अमेठी और सुल्तानपुर तो उससे ज़्यादा अच्छा ही करेंगे।
मैं ये कहूँगा। अमेठी के लोग बहुत इंतजार करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अब उनको पता चला है ना, स्मृति ईरानी जी वो तो सिर्फ फोटो ऑफ करके जब भी जाती सिर्फ कैमरा लेके जाते थे। राहुल गांधी जी ने वहाँ ज़मीन पे काम किया था। कुछ वजह रही होंगी जिसकी वजह से वो इलेक्शन हारे थे, लेकिन मुझे लगता है आगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीजेपी के आईटी सेल से लड़ने का कोई रास्ता है आप लोगों के पास? अब क्या करें, झूठे मक्कारों से लड़ने का आप तरीका बता दीजिए। देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा, सबसे आसान तरीका है ये जो झूठे और मक्कारी करते हैं बीजेपी आईटी सेल, इनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। माफ़ करना, मुझे आज सबसे बड़ी दिक्कत अगर हिंदुस्तान में किसी से है, देखिए विपक्ष का एक रोल होता है, सरकार का एक रोल होता है, लेकिन प्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा देश से कोई गद्दारी कर रहा है, वो देश की एक सेक्शन ऑफ प्रेस कर रही है, जिसके लिए मोदी की महिमा मंडल करना ही उद्देश्य बन गया है। भाई, आप किसी इंसान, किसी सरकार के लॉयल मत रहो, आप देश के लॉयल रहो। आप एक इंसान की लॉयल्टी में कहीं ना कहीं ये तो नहीं करे कि देश से गद्दारी कर रहे हो, ये सोचने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, साथ में आपको दिल्ली में भी अप्रैल में एमसीडी के चुनाव को देखना है, तो इन दोनों चुनावों में आपकी जिम्मेदारी तो खैर एमसीडी पे दिखाई देगी मुझे लगता है। जहाँ तक क्या लगता है आपको कि दिल्ली में क्या पोजीशन है? दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं और लोग बड़े परेशान हैं इस समय, चाहे वो कन्वर्जन चार्ज के मुद्दे हों, चाहे वो फैक्ट्री लाइसेंस के मुद्दे हों, जहाँ बीजेपी के एमसीडी ने फैक्ट्री लाइसेंस बहुत 17 गुना या 20 गुना बढ़ा दिया, आपको पता है 1000 गुना, काफ़ी गुना बढ़ा दिया है। उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो बिजली के फिक्स चार्जेस उन्होंने कमर्शियल के बढ़ा दिए हैं, जो दुकानों के कमर्शियल में करके उनके फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए हैं, और कोरोना काल में जब दुकानें बंद थी तब भी बिल आए थे, उनको पे करना पड़ा था लोगों को। ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा सफाई का मुद्दा, मतलब पेरिस तो बना नहीं, लेकिन शायद दुनिया की सबसे, वो कहते हैं गंदगी जिस शहर में होगी, दिल्ली उनमें से एक है, जो एमसीडी की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, उसे बोलते ज़्यादा काम कम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बिजली का, कहीं कहते हैं जी मैंने 200 यूनिट की छूट दे दी, वहाँ कमर्शियल चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, छोटे छोटे दुकानदारों के हज़ारों रुपये के बिल आ रहे हैं, चाहे दुकान बंद हो या खुली हो, उनके मिनिमम बिल ज़्यादा आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस पे चुनाव होंगे। दूसरा, एक लेंटर पे पैसा लेना बहुत बड़ा मुद्दा है, जो करप्शन से रिलेटेड है। जो आप पार्टी के विधायक, ये एमएलए कॉर्पोरेशन के मेंबर्स या बीजेपी के हैं, लेंटर पे पैसा लेते हैं लोगों से। भाई लेंटर बन गया तो पैसे दोगे तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। एक फ्री चीज़ें मुहैया कराने का भी बड़ा दिलचस्प चल रहा है मामला। हर पार्टी इस समय जो है फ्री देने के लिए बड़ा आमादा रह रही है। पंजाब में आपने किया, यहाँ पर इन्होंने किया, आगे यूपी के लिए भी कुछ ऐसा ही मैनिफेस्टो तैयार होने वाला है सबका। मेरा इसमें दृष्टिकोण बिल्कुल फ़र्क है। आप जब किसी चीज़ को फ्री देते हैं, कहने का मतलब आप सुविधा दे रहे हैं। सुविधा इस उद्देश्य मत दीजिए कि आपको वोट मिलेंगे। सुविधा इस उद्देश्य से दीजिए कि जो लोगों के घर के बजट बिगड़े हुए हैं उनको सहूलियत मिले। देखिए, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, जिसकी 10,000 रुपये की इनकम है उसके लिए 500 रुपये की बहुत वैल्यू है। तो मैं कभी इस डिबेट में नहीं पड़ता जी फ्री दे दिया फ्री दे दिया, मैं इन शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करता। मैं ये कहता हूँ लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुविधा देनी चाहिए। लेकिन जो केजरीवाल जी का उद्देश्य ये नहीं रहता लोगों को हेल्प मिले, उनका उद्देश्य रहता है किसी तरह इनके दिमाग से खेल के मैं इनके वोट ले लूँ। तो उद्देश्य लोगों की मदद करना है या उद्देश्य वोट लेना है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ वोट लेना है तो आप सिर्फ भ्रमित ही करोगे लोगों को। वो हो रहा है इस समय दिल्ली में। कोई विकास हुआ है दिल्ली में पिछले 7 साल से? केजरीवाल को आप ऑलमोस्ट तो आप हो गए ना, आप ही बता दीजिए ना, आप भी तो दिल्ली वाले हैं। देखिए, मैं तो पार्टी वाला हूँ, आप कैमरे पे सच्चाई बता दीजिए। कोई नया फ्लाईओवर बना है? सड़कों की बुरी हालत हो रही है, आधी जगह जैम है। वो ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ? बोलते बहुत है, करते बड़े कम है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य रहता कि लोगों की मदद करें तो आप चौतरफा विकास करते। आपसे इस उद्देश्य में नहीं रहते बेवकूफ़ बना के वोट कैसे लूँ, ये फ़र्क है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मेरे दिमाग में आ रहा है जहन में, कि इस पूरे यूपी के इलेक्शन में अभी तक ये बात आ रही थी कि सपा डायरेक्ट लड़ेगी भाजपा से। अब ये बात आ रही है कि अगर चौतरफा लड़ाई हो जाती है, सपोज कि कांग्रेस और सपा और बसपा इन सबको उभारा जाता है और ये सब 4 दिशा से लड़ाई होती है, तो इसमें बीजेपी को फायदा होगा। इससे कैसे निपटना होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये लोग बड़ा आंकलन जो करते हैं ना, कभी कभी ड्राइंग रूम में बैठ के आंकलन बड़े अच्छे होते हैं, जो हकीकत होती है बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं आपसे आप बताइए। मैं यूपी की बात नहीं करता, एक जनरल आपको ट्रांसफ़र ऑफ वोट की बात करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी होती है। कभी कभी ये होता है जो पार्टी डी का वोटर होता है उसकी सेकेंड प्रेफरेंस पार्टी ए या बी भी हो सकती है, या पार्टी सी भी हो सकती है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसका कॉन्स्टेंसी लेवल पे देखना होता है क्या समीकरण बनते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मायावती जी का वोटर है उसकी सेकंड चॉइस कौन है।
इस पर डिपेंड कर। सपोज वहाँ पे मायावती जी नहीं लड़ रही तो वो वोटर तीनों में से और बाकी किसको वोट देगा? कोई आप गारंटी देके नहीं कह सकते वो जो मायावती जी का वोटर है वो अगर मायावती जी नहीं होगी तो अखिलेश को ही देगा वोट, ये कोई गारंटी नहीं होती। तो ये तो कॉन्स्टेंसी वाइज आपको देखना होता है। ये कभी कभी ड्राइंग रूम में बैठ के, और प्रेस ये ज़्यादातर करते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के आंकलन कर लेती है, आधी अधूरी जानकारी होती है उसके बेसिस पे कर लेते हैं। आप अपने आकलन बता दीजिए। नहीं, मेरा देखिए, मैंने आपको कहा मैं कोई पॉलिटिकल पंडित ऐसा नहीं हूँ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया। ज़रूरी नहीं है मायावती अगर उस सीट पे नहीं है मायावती जी कि उनका वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को ही जाएगा, वो किसी को भी जा सकता है। तो ये चीज़ें देखनी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट टू अलायंस पार्टनर कितने % है। दिल्ली और यूपी कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, मैं तो कहता हूँ हर इलेक्शन चुनौती है। जहाँ आपकी स्टेट में सरकार होती है वो भी चुनौती है, जहाँ सरकार नहीं होती वो भी बहुत बड़ी चुनौती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका काम होना चाहिए 24 घंटे इलेक्शन का काम चलता रहे। कहने का मतलब है 24 घंटे जनता से संवाद चलता रहे और पार्टी वर्कर से संवाद चलता रहे। चाहे वो हिस्सा हो देश का जिसमें आपकी सरकार है, वो हो जिसमें आपकी ऑपोजिशन है, वो हो जिसमें आप ऑपोजिशन नहीं हो, बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस इस वक्त जहाँ पर है वहाँ से उसको उठ करके जहाँ पहुँचना है वो कितनी बड़ी चुनौती है और उसके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में। अगर मैं दिल्ली स्पेसिफिक आपको बात करूं, देखिए दोनों पार्टियों में रोष बहुत है, लोग वोट देना चाहते हैं। हमें एक ऑल्टरनेट बन के उभरना है लोगों के सामने कि हाँ, हम कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। उसके लिए हम जो अब काम कर रहे हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग, पिछले 1 साल से ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहे हैं अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा कोरोना काल में चाहे हमारी एक भी सीट नहीं थी दिल्ली में, पूरे कांग्रेसी ज़मीन पे उतरे हुए थे और पीसीसी की तरफ से कांग्रेसियों ने पूरी दिल्ली में 55 लाख से ऊपर लोगों को खाना खिलाया, 4 लाख से ऊपर राशन किटें बांटी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कितना हमने काम किया, और वो उस पार्टी ने काम किया जिसको सिर्फ 4% वोट मिला था और एक भी सीट नहीं थी। सोचने की बात है, इतना जज्बा है आज भी कांग्रेस वर्कर में। हम उनको समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह लड़ाई लड़ सकें। क्या राहुल और प्रियंका बेहतर कर पाएंगे? बिल्कुल, आप अभी यूपी में रिजल्ट देखना, 100%। कमजोरियों को स्वीकारते हुए और अपनी ताकत को किस तरह से सुधारा जाए इस दिशा में बताते हुए मुदित अग्रवाल जी ने ये बताया कि प्रियंका और राहुल के सामने चुनौती बड़ी है लेकिन सफलता मिलेगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ। मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह, सबसे पहले भारत।